सभी को नमस्कार। ज्योग्राफिकल पिवट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। हम इंटरव्यू सीरीज में पहले 3 लेक्चर्स जो हैं वो पहले से आप तक पहुंचा चुके हैं। हमने बात की थी हाउ टू फेस इंटरव्यू, हमने बात की थी हाउ टू मेक योर इंटरव्यू मोर इफेक्टिव, और फिर हमने बात की थी कि ये जो रिटन का जो रिजल्ट आउट हुआ है और इंटरव्यू के बीच का जो पीरियड है उसमें क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें। इसी पीरियड के अंदर आपको अपनी बायो प्रोफाइल के ऊपर भी काम करना है। ठीक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इंटरव्यू जो होता है वो हाईली पर्सनलाइज्ड होता है। ठीक है, व्यक्तिगत होता है। नो डाउट इंटरव्यू जिस भी किसी उद्देश्य से दिया जाता है या लिया जाता है उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं उनके एरियाज निश्चित होते हैं। जैसे आपका कोर्स कुरिकुलम है ना, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो जो आपका सिलेबस था है ना वो आपके लिए महत्वपूर्ण था, रिटन के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा इंटरव्यू के हिसाब से। लेकिन कुछ चीजें जो बहुत व्यक्तिगत होती हैं वो भी इंटरव्यू में मायने रखती है, रिटन में उसका कोई लेना देना नहीं होता। आज हम उन्हीं बातों की बात करेंगे जो आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हैं, जो आपके नाम से जुड़ी हैं, आपके स्थान से जुड़ी हैं, आपके अनुभवों से जुड़ी हैं, आपकी जो भी अब तक ट्रेनिंग हुई है उससे जुड़ी है, आपके जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं उनसे जुड़ी है। तो आज हम उन एरियाज को टच करने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे इस बात की कि हम ये समझें कि इस पीरियड के अंदर हम जब अपनी बायो प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलो हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ साथ हम बात करेंगे। बहुत छोटा लेक्चर होगा, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला ये, ठीक है। लेकिन इसकी बात करने से पहले हल्का सा ये जान लेना जरूरी है कि हम जब शब्द यूज कर रहे हैं बायो प्रोफाइल, ठीक है, हमारा इसका मायना क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ये पता तो लगे कि हमको किस दिशा में काम करना है। ठीक है, तो देखो बायो प्रोफाइल या बायो एक संक्षिप्त सारांश है जिसका उपयोग अक्सर सोशल मीडिया और पेशेवर संदर्भों में किया जाता है। अब सोशल मीडिया से हमारा कोई सरोकार नहीं है यहां पर, ठीक है, हमारा सरोकार है पेशेवर संदर्भ में। ठीक है, कि किस प्रकार से प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बायो प्रोफाइल का हम उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, या किस प्रकार से आपके इंटरव्यू के लिए बायो प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की पृष्ठभूमि, आप इस पे थोड़ा सा गौर करिए। अब हम यहां पर थोड़ा सा रुक रुक के चलेंगे, है ना। तो ये क्या है, व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा। अब बैकग्राउंड में क्या आता है, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है, ठीक है, आप किस समुदाय से आते हैं, आप कौन से स्थान से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी स्थान से बिलोंग करते हैं उसकी क्या खास बात है, आपने अपना लंबा समय कहाँ बिताया, हो सकता है अध्ययन के दौरान आप किसी निश्चित स्थान पर लंबे समय तक रहे हों, हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट के लिए आप किसी स्थान पर लंबे समय तक रहे हों। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। अगला आता है कौशल। ठीक है, आप में क्या क्या स्किल्स हैं, है ना, आपने अब तक कौन कौन से स्किल्स जो हैं उन पर काम कर लिया है, आपने कौन कौन से स्किल्स पे ट्रेनिंग ले लिया, आप कौन कौन से स्किल्स पे ट्रेंड है, ठीक है, उन पर बात करनी है ना। जब बायो प्रोफाइल की बात आए उन पर काम करना है हमको। और उसके बाद आता है उपलब्धियां। ठीक है, आपके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। आपके अचीवमेंट एकेडमिक भी हो सकते हैं, आपके अचीवमेंट को कुरिकुलर या नॉन एकेडमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको उन पर बात करनी है। ध्यान रखना, यदि आप इस क्षेत्र पे काम करोगे, अच्छे से काम करोगे, और यदि आपने बहुत ही चतुराई से इंटरव्यू को यदि थोड़ा बहुत समय भी इस तरफ मोड़ लिया तो ये मान के चलिए कि ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, है ना। इंटरव्यू को दिशा देने के लिए ये बायो प्रोफाइल का जो होमवर्क है ये हमारे लिए बहुत काम आता है साक्षात्कार के दौरान। ये जो काम हम पहले कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें उसी को ध्यान में रखकर और आज इस
इंटरव्यू की सीरीज के चौथे लेक्चर में हमें समझना है कि हमारी बायो प्रोफाइल हमें कैसे तैयार करनी है। अब देखिए अगली बात आती है, जब मैं ये कह रहा हूं कि साक्षात्कार जो होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो काफी पर्सनलाइज्ड होती है, व्यक्तिगत होती है, ठीक है। अब उन्हीं में से जो सबसे पहली बात है वो है आपका नाम, ठीक है। क्या मीनिंग है आपके नाम का, कहां से आपके नाम की उत्पत्ति हुई। यदि इस पे मान लीजिए कि एक दो क्वेश्चन भी आप यदि इनवाइट कर लेते हैं और उनको हैंडल करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है। जैसे आपके नाम की उत्पत्ति कहां से हुई, ठीक है। फिर है सिंबलिज्म, है ना, आपका नाम हो सकता है कि किसी को सिंबलाइज कर रहा हो, ठीक है। देन क्लैरिटी, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका नाम कौन सी भाषा का है ना, आपका नाम जो है उसका डेरिवेशन कैसे है, ठीक है। जैसे हम हिंदी में कहें तो हम ये कहेंगे कि जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है जितेंद्र, तो ये जीत प्लस इंद्र, ठीक है, इससे बना है। तो ये संधि विच्छेद पता होना चाहिए आपको, ताकि आप क्लियर कट मीनिंग तक पहुंच पाओ। फिर है कैरेक्टर, हो सकता है कि आपका नाम किसी कैरेक्टर पे हो, आपको थोड़ी सी उस कैरेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। जैसे नाम होता है हनुमान, है ना, राम, ठीक है, ऐसे कई नाम हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो जो कैरेक्टर है वो क्या सिंबलाइज करता है। जैसे अशोक नाम है ना, तो हम जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो अशोक महान है उसका क्या महत्व है, ठीक है। यह नाम है चंद्रशेखर, है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी कैरेक्टर से हमारा नाम जुड़ा हुआ है तो उस कैरेक्टर के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्लूज, है ना। हो सकता है कि हमारा नाम जो है वो कुछ क्लूज रखता हो, है ना, जिस नाम को लेते ही हमें किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में इशारा होता हो, मीनिंग जिसकी बात हम कर चुके हैं। तो इस तरह से आपका नाम महत्वपूर्ण है, आपके नाम से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। खुदा न खास्ता यदि इस क्षेत्र से कोई सवाल आ जाता है तो फिर, हालांकि वो लाइटर साइड का क्वेश्चन होता है, लेकिन फिर भी यदि उसमें क्लैरिटी है, यदि आप एक आंसर देते हो, ठीक है, और उसके अंदर आप कुछ ना कुछ चीज ऐसी छोड़ देते हो कि वो दूसरे आंसर को इनवाइट करे, तो फिर वो आपके लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगली जो चीज है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है कि आप कौन से स्थान से बिलोंग करते हो, ठीक है, किस जगह से आपका संबंध रहा है। पहली जगह होती है वो होती है जन्म स्थान, ठीक है, योर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। आप कहां पैदा हुए, उस स्थान के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आज के समय या यूं कहें कि पिछले कुछ दशकों में क्या वो किसी कारण से लाइमलाइट में रहा है, लोग उस स्थान को किस रूप में जानते हैं, ये सारी चीजें काफी क्लियर होनी चाहिए। अगली बात आ रही है लंबा ठहराव। लंबे ठहराव में यह हो सकता है कि आप शिक्षा के लिए किसी स्थान पर लंबे समय तक रुके हों, ठीक है। हो सकता है कि आपका लंबा ठहराव इसलिए हो क्योंकि आपकी पिताजी की जो भी सर्विस है या कोई काम है, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कोई स्थान का बदलाव आया हो, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना कि जहां आप लंबे समय तक रहे हो उस स्थान के बारे में जो विशिष्टताएं हैं, जो भी उसके बारे में स्पेशलिटीज हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है कि आप शिक्षा के लिए किसी स्थान पर लंबे समय तक रहे हो, आप किस प्रकार के इंस्टीट्यूट में पढ़े, उस इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का निर्माण कैसे हुआ, वो पब्लिक इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसका डोमेन जो भी हो, है ना, वो कब बना, उसके पीछे कौन इंस्ट्रूमेंटल थे, ठीक है, उसकी क्या खास बात है, इन सब का आभास आपको होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे क्या होता है कि
कोई भी स्थान होता है ना, लोग उसके प्रति क्या करते हैं, अपना परसेप्शन बनाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक इंटरेक्शन चलता रहता है, एक फिजिकल जो प्लेस है उसमें और एक मेंटल मैप जो हम उसका बनाते हैं उसके अंदर। अब स्थान से संबंधित जो चीजें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। एक है फिजिकल अपीयरेंसेस, ठीक है, हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ज्योग्राफर हैं, कि उस स्थान के भौतिक गुण क्या हैं, उसके भूआकृतिक गुण क्या हैं, क्या कोई जलवायु संबंधी विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या कोई मिट्टी संबंधी विशेषताएं हैं, क्या कोई जल संसाधन संबंधी विशेषताएं हैं, किसी भी, क्या कोई टूरिज्म इंपॉर्टेंस है ना, जो वहां बेसिकली नेचुरल साइट के कारण आई है। जैसे मेरा गांव है ताल छापर, ठीक है, तो ताल छापर हिरण अभ्यारण्य है ना, तो वो एक नेचुरल टूरिज्म साइट है, ठीक है। फिर आती है उसका, जैसे अगला आता है कि उसका सिंबॉलिक शेप और इंस्टीट्यूशनल शेप। जैसे आज आप, मैं सीकर में रहता हूं, आज आप यदि सीकर की बात करें तो सीकर शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं जिस स्थान से बिलोंग करता हूं उसकी इंस्टीट्यूशनल शेप क्या है, ठीक है, उसकी सिंबॉलिक शेप क्या है, किस रूप में लोग उसको ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो ये जो लोगों का एटीट्यूड है, बिहेवियर है ना, तो इंडिविजुअल का जो मैकअप है उसके हिसाब से वो स्थान के बारे में क्या करता है, अपना परसेप्शन बनाता है। तो स्थान के बारे में, आप जिस स्थान से बिलोंग करते हो, यदि वो स्थान नोन है, यदि लोग उसको पहचानते हैं, तो लोगों के दिमाग में उस स्थान के प्रति कुछ परसेप्शंस हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये परसेप्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। ये परसेप्शंस कौन से एरियाज से जुड़े हो सकते हैं, आपको उन पर काम करना है। जब आप अपने बायो प्रोफाइल पे काम करो तो आपको उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना है जो किसी स्थान की विशिष्टताओं से संबंधित है, और वो स्थान किसी न किसी रूप में आपके लिए महत्व का स्थान है, आपकी पृष्ठभूमि से कहीं न कहीं उस स्थान का जुड़ाव रहा है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। जैसे मैंने एक बात आपसे कही, जैसे शिक्षा का स्थान, सपोज आप नवोदय के विद्यार्थी रहे हैं, या आप सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, ठीक है, या आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं, हो सकता है कि उनसे जुड़े हुए सवाल आपके सामने आ जाएं, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहना है, उस पर थोड़ा काम करना है। नवोदय है, इस विचार का इंसेप्शन कब हुआ, कैसे मिटरलाइज हुआ, स्प्रेड कैसा है, कितने स्कूल्स हैं, क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, है ना, ये सारी चीजें आपको तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके बायो प्रोफाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं। अब देखो, अगली बात आती है, वो आती है रुचि के क्षेत्र, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा है कि यदि बोर्ड में से कोई भी आदमी, मान लीजिए कि धीरे धीरे बोर्ड को आप में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है, बोर्ड आपके प्रति धीरे धीरे थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, उस समय काफी संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन आने की, ठीक है, कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट एरिया, आपका रुचि का क्षेत्र क्या होता है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रुचि का क्षेत्र ये नहीं हो सकता कि साहब मेरा रुचि का क्षेत्र तो है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ना चाहता हूं, ठीक है, ये आपकी रुचि हो सकती है, लेकिन असली में रुचि क्या होती है कि जब भी आपके पास में खाली वक्त हो, उस समय आप सबसे तल्लीनता के साथ कौन सा काम करना पसंद करेंगे, ठीक है, या जिस काम के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल में से भी वक्त चुराना चाहेंगे, वो है आपका रुचि का क्षेत्र। क्लियर? तो आपको थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा क्या करना है, स्टिमुलेट करना है, और स्टिमुलेट करके आपको अपने आप से पूछना है व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना। फिर से अपने आप से सवाल करना है। आप यदि जानते भी हो कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, तो भी आपको दोबारा एक बार उसको रिविजिट करना है, ताकि आपके व्यक्तित्व में जो खास बात है वो निकल के सामने आए। वो इंटरेस्ट एरिया कई तरह के हो सकते हैं, वो बाइकिंग हो सकता है, कोई भी तरह का स्पोर्ट्स हो सकते हैं, वो ट्रैवल हो सकता है, गेमर हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है ना, रीडिंग स्टोरी बुक्स हो सकता है, रीडिंग हिस्ट्री बुक्स हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। लेकिन
जिस भी क्षेत्र को एक बार के लिए आप ये मानते हो कि वो आपको रुचि का क्षेत्र है, तो मेरी एक हिदायत है आप लोगों से कि अपने रुचि के क्षेत्र को बनावटी मत बनाइएगा। ठीक है, जो आपकी रुचि का क्षेत्र बिल्कुल भी नहीं है, आप केवल और केवल ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं इंटरव्यू के अंदर इंप्रेशन बनाने के लिए कि ये मेरा रुचि का क्षेत्र है, आप मान के चलिए कि वो कई बार सुइसाइडल हो सकता है ना, वो आत्मघाती हो सकता है। क्लियर? आप रुचि का क्षेत्र वो बताइए जिसमें वास्तव में आपकी रुचि है। आपने अपनी रुचि का क्षेत्र बताया कि साहब मेरी रुचि बागवानी है। अब उन्होंने आपको क्या किया, आपसे पूछा कि क्या आपके फार्म हाउस है? आपने कहा नहीं साहब फार्म हाउस नहीं है, मेरे तो केवल घर है, उसमें बागवानी करता हूं। अब वो आ गया इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, और वो पूछने लग गया कि आपकी क्लाइमेट में कौन से इंडोर प्लांट जो है वो ठीक है, कौन सा आउटडोर प्लांट है ना। तो आप वहां पर यदि आप वास्तव में बागवानी में रुचि नहीं रखते हो, है ना, तो आप उस क्षेत्र के अंदर मात खा जाओगे। आप उस क्षेत्र में जैसे ही वो डीप में जाने लगेगा, आप उस क्षेत्र में आंसर नहीं दे पाओगे और फिर वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो वो अवसर है जो आप इंटरव्यू को अपनी दिशा में मोड़ सकते हो। अब इस अवसर को आप क्या कर रहे हो, अपने लिए एक तरह की समस्या बना ले रहे हो, वो नहीं करना। ठीक है, लेकिन जब आप अपने इंटरेस्ट एरिया पे क्लियर हो और वो वास्तव में आपका इंटरेस्ट एरिया, जैसे आपने कहा कि मेरा इंटरेस्ट एरिया बैडमिंटन खेलना है। ठीक है, आपसे पूछेंगे क्या आप डेली बैडमिंटन खेलते हैं? कि हाँ साहब मैं बैडमिंटन खेलता भी हूं, जब भी मुझे टाइम मिले, है ना, मैं देखता भी हूं। ही माइट आस्क यू अबाउट द रैकेट। ठीक है ना, और वो पूछ सकता है कि रैकेट में एलबीएस क्या होती है। ठीक है, स्ट्रिंग्स का टेंशन जो है उससे क्या मतलब है, शटल कितने प्रकार की होती है, अभी कौन से प्लेयर चर्चा में है, भारत में बैडमिंटन की स्थिति क्या है, भारत में बैडमिंटन के विकास में किन किन लोगों का योगदान है। ठीक है, कौन सी संस्था है जो बैडमिंटन को पॉपुलर करने में और खिलाड़ियों को छांटने में काम कर रही है। तो ध्यान रखना कि जब आप किसी भी एरिया को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो करते हो, आपको उसके ऊपर थोड़ा होमवर्क भी करना है और कोशिश ये करनी है कि आप जब अपना इंटरेस्ट एरिया चुनते हो तो उसमें आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि वास्तव में आप जो है लेजर टाइम के अंदर स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सीरीज ऑफ स्टोरी बुक्स का कि साहब ये उस समय ये चला करती थी, उस समय 1990s के दशक में ये काफ़ी फेमस थी, उसके बाद में दौर ऐसे बदला, स्टोरी राइटिंग में इस तरह से समय के साथ बदलाव आया। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। योर इंटरेस्ट एरिया माइट बी सिनेमा, है ना, सिनेमा हो सकता है, तो आपको फिर उस एरिया पे ध्यान होना चाहिए, उसकी आपको गहरी समझ होनी चाहिए। यदि आप अपने इंटरेस्ट एरिया पर थोड़ा और काम कर लेते हैं, पहले से ही वो आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो निश्चित रूप से आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। उसके बाद यदि आप उसके ऊपर थोड़ा काम और कर लेते हैं और यदि उसके बाद सवाल आते हैं और यदि आपके जवाब देने की शैली में कुछ ऐसी चतुराई छिपी हो कि वो कुछ और सवालों को भी उस एरिया से इंटरेस्ट कर ले, तो ये आपके साक्षात्कार को दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार साक्षात्कार में बायो प्रोफाइल कमाल की हेल्प करती है, तो हमें ध्यान रखना है कि बायो प्रोफाइल को हमें हल्के से नहीं लेना। ठीक है, और इसको इस तरह नहीं करना कि एक दिन सुबह बैठे और शाम तक सारी बायो प्रोफाइल लिख के तैयार कर लिया और फिर उसको रटने बैठ गए। इस तरह नहीं करना है इसको। ठीक है, इसको धीरे धीरे तैयार करना है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है, ये पूरी तरह से आपसे संबंधित है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। रुचि के क्षेत्र के बाद में क्या आती है? फिर आती है स्पेशलाइजेशन, विशेषज्ञता। अब यहां पे देखो, इस पिक्चर को देखिए आप, है ना, कैसे वो जूम कर रहा है। जब आप आप कहते हो कि ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, इसका मतलब आपने उसको इसी तरह जूम करके देखा है, उसकी तमाम बारीकियों को आपने जानने की कोशिश की है। ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एरिया से हो सकता है कि आप एक ज्योग्राफर के रूप में अब आगे अपना कैरियर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका स्पेशलाइजेशन जो है, ठीक है, वो फोटोग्राफी में हो
हो सकता है कि आपका स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर कोडिंग में हो सकता है आपका स्पेशलाइजेशन वो किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ आर्ट में हो, किसी पर्टिकुलर आर्ट के अंदर आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि आपका स्पेशलाइजेशन कथक में हो, ठीक है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एरियाज, है ना, जिनमें आपका स्पेशलाइजेशन हो सकता है। यहां मैंने स्पेशलाइजेशन को अलग रखा है रुचि के क्षेत्र से। क्यों? क्योंकि रुचि का क्षेत्र जो है वो ये जरूरी नहीं कि वो आपका प्रोफेशनल एरिया भी बने, लेकिन आपका स्पेशलाइजेशन आपका पैरेलल प्रोफेशनल एरिया भी हो सकता है। क्लियर? जैसे एक तरफ आप ज्योग्राफर बनना चाहते हैं तो ये आपका कोर प्रोफेशनल एरिया हो जाएगा। उसके अलावा हो सकता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग स्केचेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग एल्स, ठीक है, तो उसमें आप जो है आप प्रोफेशनल वर्क भी साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन इज टेक्निकली डिफरेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो उस चीज को ध्यान रखना है। यदि किसी भी तरह का स्पेशलाइजेशन आप में है, जैसे हमारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो कृषि और बागवानी में निपुण होते हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं उस दिशा में। अब वो ज्योग्राफर भी है और वो ज्योग्राफी में अपना कैरियर भी बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी दशा में मान लो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको इस बात को बिल्कुल छिपाने की जरूरत नहीं है दैट आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड एंड आई एम हाईली स्पेशलाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि प्रोफेसर बनने के बाद भी आप पैरेलल एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करो, ठीक है, आप अपने स्पेशलाइजेशन को और ज्यादा एनरिच करो, उसको एनकैश करो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ये जो हमारा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन यदि कोई है तो उस पर हमें काम करना है। यदि हम उस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वहां से जैसे ही बोर्ड को पता लगेगा कि अदर देन सब्जेक्ट ही इज हैविंग गुड स्पेशलाइजेशन इन समथिंग एल्स, है ना, और इन सम डिफरेंट एरियाज, तो उसका आपके अंदर थोड़ा सा और जो है वो इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। और वो आपकी ये जो आपका स्पेशलाइजेशन है इससे जुड़ी हुई जो आपके स्किल्स हैं उन स्किल्स के बारे में वो थोड़ा जानना चाहेगा। और कई बार ये बहुत पॉजिटिव होता है यदि आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाते हो कि एक आदमी जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी है। उसके अंदर उसके व्यक्तित्व में केवल और केवल एक पक्ष ही नहीं है, तो वो अपने स्पेशलाइजेशन को इतना बेहतर तरीके से कर सकता है, उसमें इतनी निपुणता पा सकता है, इतना स्किलफुल हो सकता है, तो वो एक ज्योग्राफर के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर सकता है। ये परसेप्शन बन सकता है, और यदि ये परसेप्शन बनता है तो ये आपके लिए सदैव लाभ का सौदा है, आपके लिए हमेशा फायदे की बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमें हमारे रुचि के क्षेत्र के साथ साथ हमें ढूंढना चाहिए कि क्या हमारे व्यक्तित्व में किसी एरिया में स्पेशलाइजेशन को लेके हमारे पास कुछ विशिष्ट है क्या, और यदि कुछ विशिष्ट है तो उस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ और बातों को आप इकट्ठा करिए, उनकी जानकारी प्राप्त करिए, उनके ऊपर कई सारे सवाल बनाइए, उनके उत्तर तैयार करिए, ताकि इंटरव्यू के समय आपको उसका फायदा मिल सके। अब देखिए, कई बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में ऐसे भी होंगे जिन्होंने, हो सकता है कि मास्टर्स के अंदर कोई डिजिटेशन लिखा है ना, हो सकता है कि उन्होंने एमफिल के समय डिजिटेशन लिखा हो सकता है कि उन्होंने पीएचडी के समय थीसिस लिखी हो सकता है कि उन्होंने एमफिल पीएचडी ना करी हो, लेकिन कोई भी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का कोई प्रोजेक्ट है, रिसर्च प्रोजेक्ट, उसमें काम किया हो, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय तक एम्प्लॉय रहे हों। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च एरिया देखने को मिलता है, ठीक है। और आपको इस शोध क्षेत्र के ऊपर काम करना है।
और ये जरूरी नहीं कि वो शोध क्षेत्र, यदि कोई बच्चा मान लीजिए कि बिल्कुल फ्रेश है, उसने भी मास्टर्स किया ही है और उसका नेट जेआरएफ हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटर्न क्लियर हो गया और वो इंटरव्यू दे रहा है, कोई जरूरी नहीं कि उसके पास ऐसा कोई एरिया हो, ठीक है। पर हाँ, ये हो सकता है कि उसके पास में ये जवाब जरूर हो कि अब आने वाले समय में मेरी रुचि इस प्रकार के शोध में है और मैं आने वाले समय में मेरी पीएचडी के लिए इस क्षेत्र में शोध को करना पसंद करूंगा। और उस पर यदि कोई सवाल आते हैं और यदि वो कैंडिडेट जवाब देता है, इट्स सो गुड, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तक तो उस बच्चे ने रिसर्च की ही नहीं है। अभी तक तो उस बच्चे ने उस रिसर्च के जो दायरा है उसको समझने की कोशिश की है, उसके बाद भी उसकी हिम्मत है कि वो रिसर्च एरिया को बता रहा है और वो उस रिसर्च एरिया के बारे में जानकारी रखता है। एक वो लोग जिन्होंने एमफिल कर ली है, पीएचडी कर ली है, या कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया है, उनकी दृष्टि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए अपने रिसर्च एरियाज के ऊपर। यदि तो उन्होंने एमफिल करी तो उन्होंने एमफिल जो है किस एरिया में करी, उनका शोध किस एरिया में था, ठीक है। मान लीजिए कि उनका शोध जो है वो रहता है कि फर्टिलिटी बिहेवियर, है ना, और वो किसी एरिया की स्टडी करते हैं, मान लीजिए वो पश्चिमी राजस्थान का अध्ययन करते हैं, तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फर्टिलिटी बिहेवियर को हम कैसे जज करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र का ही चुनाव क्यों किया गया, तो ये सब चीजें किस प्रकार, किस मेथोडोलॉजी के साथ वो काम आपने आगे बढ़ाया, किस प्रकार के रिसर्च गैप को आपने फुलफिल किया, किस प्रकार की रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपने फॉलो किया। तो एमफिल है, पीएचडी है, इनके अंदर ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि मान लीजिए कि आपने किसी भी नेशनल, इंटरनेशनल या किसी भी प्रकार की कोई संस्था का कोई प्रोजेक्ट था और उसमें किसी न किसी रूप में आपने काम किया, ठीक है, तो आपकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, है ना, आप वो प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित था, आपका उसमें किस एरिया में काम था, ठीक है, उस एरिया में आपने काम को कैसे आगे बढ़ाया, उससे जुड़ी हुई कुछ अहम बातें, कुछ अहम पक्ष जो हैं उन पर सवाल किया जा सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के इथॉस क्या हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की रिसर्च के लिए डेडिकेटेड है ना, कौन से एरियाज है। तो यू हैव टू हैव वर्क ऑन की रिसर्च एरियाज, आपको की रिसर्च एरियाज के ऊपर थोड़ा काम कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि इंटरव्यू इस तरफ जाता है ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। यदि आप इंटरव्यू को अपने एमफिल, अपनी पीएचडी, अपने किसी भी प्रकार के रिसर्च एक्सपीरियंस की तरफ मोड़ पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये बायो प्रोफाइल का हिस्सा क्यों है, क्योंकि जो एमफिल है वो आपका है, जो पीएचडी है वो आपकी है, आप उस विषय के ऊपर पारंगत हैं। यदि कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें फिक्स रहती हैं कि भी आपने ये काम किया है, ठीक है। आपने यदि किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज एन एम्प्लॉय काम किया है तो ये रहता है कि भाई वहां आपके दायित्व ये हुआ करते थे, इसीलिए ये हाईली पर्सनलाइज्ड है, ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत है और इसीलिए ये बायो प्रोफाइल का हिस्सा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप अपनी बायो प्रोफाइल पे काम करने बैठेंगे तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये विशिष्ट एरिया है जो केवल आप ही से संबंधित है। आप यदि इसको बहुत बेहतरी से तैयार कर पाते हैं और आप यदि इंटरव्यू बोर्ड को यदि बायो प्रोफाइल के किसी भी एरिया की तरफ लाने में सक्षम है तो ये मान के चलिए कि वो आपके इंटरव्यू को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने में बहुत मदद करेगा। इसी सीरीज का जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो यही होगा कि हाउ यू कैन डायरेक्ट योर इंटरव्यू, आप किस प्रकार अपने इंटरव्यू को दिशा दे सकते हैं। इसी पर मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में।
और उसका बैकग्राउंड यहां पर तैयार हो रहा है, क्योंकि बायो प्रोफाइल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आपका बायो प्रोफाइल यदि आपने मजबूत कर लिया तो बहुत संभावना रहती है कि आप पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं ना कहीं आपको ऐसा अवसर जरूर मिले कि आप इंटरव्यू बोर्ड को बायो प्रोफाइल पे ले आओ और फिर 1 2 3 4 क्वेश्चन जो है वो बायो प्रोफाइल के एरिया से लगातार आए। यदि ऐसा होता है तो उसमें आप धीरे धीरे इंटरव्यू के अंदर क्या होंगे, थोड़े ज्यादा पॉजिटिव होंगे। इंटरव्यू बोर्ड का एनवायरनमेंट पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा और इंटरव्यू जो है वो राइट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ने लगेगा। तो बायो प्रोफाइल पे काम करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बायो प्रोफाइल पे यदि हम काम करते हैं तो ये हमें हमारे इंटरव्यू को दिशा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप थोड़ा बहुत समय दीजिए अपने ओरिजिन के ऊपर, अपने नाम के ऊपर, जिस कम्युनिटी से आप आते हैं उस कम्युनिटी के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिए, उस स्थान के ऊपर जिससे आप अटैच्ड हैं, जहां आपका जन्म हुआ है, जहां आपका लंबे समय तक ठहराव रहा है, जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है या जहां पर आपने लंबे समय तक कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी की है, या मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से किसी पर्टिकुलर स्थान पे आपका लंबा ठहराव रहा है, उसको थोड़ा सा तैयार करिए। आप तैयार करिए थोड़ा सा अपने रुचि के क्षेत्रों को, ठीक है, कि आपकी रुचि किन क्षेत्रों में है। रुचि के क्षेत्र वो होते हैं कि जब भी आपको लेजर टाइम मिलता है, जब भी आपको खाली वक्त मिलता है, तो आप उस वक्त को भुनाने के लिए, उस वक्त का सबसे ऑप्टिमम यूज करने के लिए आप कौन से रुचि के क्षेत्रों पर काम करते हैं, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप काम करिए थोड़ा सा अपने स्पेशलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, कोई ऐसी स्किल जो आपको स्पेशलाइज बनाती है, जो आपको विशिष्ट बनाती है, ठीक है, जिस स्किल से आप एक पैरेलल प्रोफेशन भी खड़ा कर सकते हैं, जिस स्किल की ट्रेनिंग से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपकी बायो प्रोफाइल का एक अहम हिस्सा है, उस पर थोड़ा काम करिए अपने शोध के क्षेत्रों पर। यदि आपने एमफिल की है, पीएचडी की है, या किसी शोध संस्थान में काम किया है, या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो उस पर थोड़ा सा समय दीजिए। वापस उन चीज़ों को उठाइए, अपने एमफिल को वापस रीड आउट करिए, अपनी पीएचडी को वापस से रीड आउट करिए। समझिए कि आपने वो रिसर्च प्रॉब्लम क्यों चुनी, कैसे उसको हैंडल किया, आपकी मेथोडोलॉजी क्या थी, रिसर्च गैप को आपने किस तरह फुलफिल किया, है ना, किस तरह के चैलेंजेज आए, क्या लिमिटेशंस थी, क्या और काम उस क्षेत्र में संभव हैं। यदि आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में काम किया है, तो आपने किस तरह का काम किया, वहाँ आपके दायित्व क्या थे, है ना, वो रिसर्च प्रोजेक्ट या वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इन सब पर यदि आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, अभी बहुत वक्त है आपके पास में, तो धीरे धीरे आपका जो बायो प्रोफाइल है वो मजबूत होता जाएगा। और यदि कुछ सवाल भी बायो प्रोफाइल से यदि आपको मिलते हैं साक्षात्कार में, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।